डायरेक्ट सेलिंग से पहले दिनेश चंद जी ने कहाँ हाथ पैर मारे हैं? एक्चुअल में पूरे भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लेके लोगों के दिमागों में अलग-अलग भ्रांतियाँ हैं। शुरुआत में जॉब के साथ-साथ कैसे मैनेज किया सर आरसीएम को? आरसीएम बिज़नेस दिमाग में बैठ चुका था कि इस बिज़नेस से मेरे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। उस समय पर मैंने पूरा रोड मैप बनाया, पूरा प्लान बनाया कि नौकरी के बराबर मेरी इनकम कब तक आ सकती है। तो पता चला कि रॉयल्टी जैसा यदि लेवल आ जाता है, तो आपकी नौकरी के बराबर इनकम आने लग जाएगी। और उस व्यक्ति ने मेरे को पहले ही दिन बोला कि दिनेश तू कहीं आरसीएम के साबुन से तो नहीं ना लिया? कोई भी साथी मिलता था तो फुल कॉन्फिडेंस से बताया करता था, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका था कि लोगों को सही जानकारी देनी पड़ेगी। आपने कब फैसला किया कि मैं आरसीएम को एक कैरियर के रूप में करूँगा? मेरा बिज़नेस उस समय पर टोटल 70 या 72 हज़ार का हुआ करता था। यदि फोकस बना के काम किया जाए और टॉप प्योरिटी पे इसको लेके आया जाए, तो हम बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं जगदीश कबीरा अचीवर टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं और आज के हमारे मेहमान रहने वाले हैं दिनेश चंद सर, जिन्हें टाइगर ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता है। काफ़ी अनुभव है सर के पास, आरसीएम से पहले जॉब करते थे और आज अपना पूरा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए आए हैं। आइए शुरू करते हैं अचीवर टॉक शो। पर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। हमारी इस मुहिम को जो आरसीएम के लीडर्स के लिए है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टीम के हर लीडर के पास पहुंचाएं, जिससे कि उन्हें नोटिफिकेशन मिलती रहे, उनके पास ये मैसेज चला जाए कि शो का अगला एपिसोड आ गया है। तो उम्मीद करता हूं आप अपना प्यार बनाए रखेंगे, कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं अचीवर टॉक शो। थैंक यू। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं दिनेश चंद जी, जो आरसीएम में स्टार एमराल्ड हैं, जिन्हें टाइगर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। कमाल का व्यक्तित्व है और सर के पास 15 साल का अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग का। हम सर से आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत सारे खट्टे मीठे जवाब हम सर से लेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अचीवर्स टॉक शो में। आप अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, बहुत बहुत आभार सर आपका। थैंक यू वेरी मच जगदीश सर, थैंक यू। तो सर, आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले सर ये जानना चाहते हैं, पूरी ऑडियंस भी जानना चाहती है, सर आप दिनेश चंद जी कहाँ से हैं? क्या आपका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड है? थोड़ा-सा बताएँ। ओके, थैंक यू सो मच जगदीश सर। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने डायरेक्ट सेलिंग की इस दुनिया के अंदर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट अभी स्टार्टिंग किया है अचीवर टॉक शो के नाम से। एक्चुअल में पूरे भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लेके लोगों के दिमागों में अलग-अलग भ्रांतियाँ हैं, अलग-अलग क्वेश्चन चला करते हैं। तो उन चीज़ों को कहीं न कहीं आम आदमी तक सही सूचनाएँ पहुँचना, सही जानकारी पहुँचना, उसमें आपका ये चैनल बहुत अहम योगदान निभाएगा, ऐसी मेरी धन्यवाद। ईश्वर से कामना है। और आपके माध्यम से काफ़ी लाखों लोगों को एक सही जानकारी, संपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुँच पाने में मदद मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं, तो मेरा नाम दिनेश चंद है। मैं राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक खूबसूरत सा गाँव है जरीला, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। मेरी पढ़ाई-लिखाई वहीं पे हुई थी। हम लगभग 6 भाई-बहनों का परिवार है। मेरे पिताजी अकेले काम करने वाले थे, हम 6 भाई-बहन बैठकर खाने वाले थे और उन्होंने अकेले नहीं हम लोगों की परवरिश की थी और मेरी पढ़ाई-लिखाई वहीं से हुई थी। पास में गाँव है रुदावल कस्बा, 10th क्लास मैंने वहीं से किया था, 10+2 मैंने बायोलॉजी साइंस से वहीं पे किया था और उसके बाद में फिर मैंने आईटीआई सीकर डिस्ट्रिक्ट से की थी और ये मेरा बैकग्राउंड था। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो डायरेक्ट सेलिंग से पहले दिनेश चंद जी ने कहाँ हाथ पैर मारे हैं? डायरेक्ट सेलिंग से पहले सर मैं पिताजी के साथ में साल 2003 और 4 तक इलेक्ट्रिकल्स की शॉप हुआ करती है, पापा की आज भी है और उसी के साथ में मैंने उन्हीं का हाथ बटाया था। दिन में पढ़ाई-लिखाई किया करता था, नाइट में काम किया करता था। पैसे कमाने का जुनून शुरू से ही था और उसके बाद में फिर जैसा मेरे को बताया गया कि भाई अच्छी खासी पढ़ाई-लिखाई कर लेंगे, अच्छी नौकरी लग जाएगी तो जीवन सुधर जाएगा। तो बच्चापन से इस दिमाग को नौकरी के लिए प्रिपेयर किया गया था। जी। तो 2004 में मुझे बताया गया कि यदि आप आईटीआई कर लेते हैं तो आपका एक अच्छी जॉब भी मिल सकती है। तो मैंने आईटीआई करने के लिए सीकर डिस्ट्रिक्ट गया। आईटीआई करने के बाद में साल 2005 में मैं गुड़गाँव सिटी आता हूँ एक नौकरी की तलाश में। एक एमएनसी कंपनी थी, उस कंपनी के अंदर मैंने काम करना शुरू किया और लगभग ₹3000 से मेरी करियर शुरू हुआ था।
3 से उसी कंपनी में काम करते-करते 5 पे पहुँचा, 7 पे पहुँचा, 9 पे पहुँचा। धीरे-धीरे मुझे बताया गया कि आप और पढ़ाई-लिखाई करोगे तो अच्छी इनकम कमा सकते हो। नौकरी का पैसा कैसा होता है वो पता नहीं चला था। साल 2005 के बाद में 4-5 साल नौकरी करने के बाद में मैं कंपनी में एज़ ए लाइन लीडर पोस्ट पे भी लगा। लगभग 20-22 हज़ार रुपए की सैलरी मिलने लगी। लेकिन पैसा कब आता था, कब चला जाता था पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही जॉब करता चला जा रहा था। तो एस आरसीएम से पहले जॉब ही किया था मैंने प्राइवेट से। अच्छा, अच्छा, तो तब शादी हो गई थी आपकी वहाँ पे? हाँ, शादी पहले हो चुकी थी, साल 2002 में हो चुकी थी। आई-3 कॉलेज करने से पहले। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो फिर ये जॉब से आरसीएम में शिफ्ट होना ये कैसा रहा सर? किसने प्लान दिखाया? कैसे आए? एक्चुअली उसके में पीछे की कहानी। आरसीएम में मैं आना नहीं चाहता था, मुझे लाया गया था। अच्छा, एक साथी जहाँ पर मैं रहता था, वहीं पे वो आरसीएम बिज़नेस किया करते थे और वो बार-बार मुझे हमेशा बोला करते थे कि आरसीएम बिज़नेस ऐसा है, आरसीएम बिज़नेस में आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत सारी बातें बोला करता था। मैंने करीबी से महसूस किया, या तो ये आरसीएम किसी के दिमाग में बैठता नहीं है। बैठ गया तो उसके दिमाग से बिना आरसीएम के अलावा कोई बात ही नहीं निकलेंगी। जी। तो वो जब भी मिलता था हमेशा आरसीएम। तो मेरे जो मकान था उसमें 2 दरवाजे होते थे, एक मेन गली में खुलता था, एक अंदर रहता। तो बाहर के दरवाजे पर मैं परमानेंट ताला टाँग दिया था, कि आएगा और चला जाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद में पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में विचार आया और वो व्यक्ति मुझे अंदर के दरवाजे से खटखटाता है और पहली बार 6 महीने में उसने मेरे से बोला कि दिनेश जी आज ऐसा है, आज हम आरसीएम की चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा, तो मैं बड़ा खुश हुआ और 6 महीने में पहली बार चाय पिलाई थी उसको और वो मुझे गुड़गामा के अंदर एक हॉल है, राधा कृष्णा हॉल, उसमें मुझे वो प्रोग्राम में लेके गया था। और वहाँ प्रोग्राम में जब मैं गया था तो मैंने वहाँ महसूस किया कि इस बिज़नेस से लाख रुपए आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे ऊर्जावान जोशीले लोगों के बीच में बार-बार मैं आता रहूँगा, ऐसे माहौल में मैं आता रहूँगा तो कम से कम लाख रुपए का दिमाग ज़रूर पा सकता हूँ। सही। तो मैंने वहाँ से फिर डिसीज़न लिया था इस आरसीएम को करने का। बहुत बढ़िया सर। तो शुरुआत में जॉब के साथ-साथ कैसे मैनेज किया सर आरसीएम को? शुरुआती दौर में सच कहूँ तो उस समय पर मेरी 12 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी। अच्छा, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे निकलता था, शाम को 6 बजे मेरी छुट्टी होती थी और मानेसर मेरी कंपनी हुआ करती थी। मानेसर से गुड़गाँव आने में लगभग 2 घंटे लगा करते थे। अच्छा जी। मैं जहाँ रहता था राजनगर मोड़ था, उससे पहले हीरो होंडा चौक पड़ा करता था, उस पे कोई फ्लाईओवर नहीं था, तो वहाँ पर अक्सर जाम रहता था। हुँ, हुँ। तो अक्सर रात को 8 साढ़े 8 बजे तक मैं कमरे को पहुँचा करता था और आरसीएम बिज़नेस दिमाग में बैठ चुका था कि इस बिज़नेस से मेरे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। अब लेकिन मेरे पास में समय ही नहीं था कि मैं कैसे मैनेज करूँ, नेटवर्क कैसे बनाऊँ, प्लान कैसे दिखाऊँ। तो उस समय पर एक ट्रेनिंग के अंदर मैंने सुना था कि यदि पैर में एक काँटा लग जाए, तो उस काँटे को निकालने के लिए दूसरा काँटा तो लगाना ही पड़ेगा। मैंने सोचा कि यदि मैं 14 घंटे बिज़ी हूँ, तो 2 घंटे और एक्स्ट्रा बिज़ी हो जाता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुँ, हुँ। तो अमूमन कमरे पे आने के बाद में 2 घंटे मुझे खाना बनाने में लगा करते थे, तो मैंने उस समय पर डिसीज़न लिया कि सबसे पहले मुझे इस नौकरी को छोड़ना है, हाँ। क्योंकि नौकरी में 14 घंटे वहाँ लग रहे थे, 2 घंटे खाने में लग रहे थे। तो नौकरी मैं तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक कि नौकरी के बराबर इनकम आने नहीं लग जाए। सही बात। तो उस समय पर मैंने पूरा रोड मैप बनाया, पूरा प्लान बनाया कि नौकरी के बराबर मेरी इनकम कब तक आ सकती है। ठीक। तो पता चला कि रॉयल्टी जैसा यदि लेवल आ जाता है, तो आपकी नौकरी के बराबर इनकम आने लग जाएगी। तो फिर मैंने रॉयल्टी का प्लान बनाया और उस समय पर मैंने खाना होटल में खाना उचित समझा और 2 घंटे जो खाना बनाने में लगता था, वो मैंने फ़ील्ड में लगाना शुरू किया और धीरे-धीरे करके और मैंने जॉब के साथ-साथ इस काम को बिल्ड किया। रात के 11-11 बजे तक फ़ील्ड वर्क करता था, 12-12 भी बज जाते थे, रात के 2-2 बज जाते थे। लेकिन जुनून था कि रॉयल्टी अचीवर पहले मुझे बनना है और ऐसे करके मैं रॉयल्टी अचीवर बना और उसके बाद फुल टाइम हो गया। बहुत बढ़िया। तो सर आप परिवार के साथ ही रहते थे, अब खाना खुद बनाते थे तो परिवार को कैसे समझाया आरसीएम के लिए? एक्चुअल में मैं परिवार के साथ में शुरू में नहीं रहता था। अच्छा, मैं अकेला ही था वहाँ पर, मेरे रूम पार्टनर हुआ करते थे, तो उन्हीं के साथ में मैं रहता था, लेकिन रूम पार्टनरों का इतना सहयोग नहीं था और वो आपको पता है कि नज़दीकी के लोग जल्दी से नहीं मानते। तो उस समय पर मैं अकेले के दम पर ही मैंने अपने काम को बिल्ड किया था। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर शुरुआत में नेगेटिव फेस होता है, स्ट्रगलिंग फेस होता है, तो घर से वाइफ़ का भी फ़ोन आता होगा कि भई क्या कर रहे हैं? ससुराल पक्ष से भी रहता होगा, तो उन सब चीज़ों को कैसे सँभाला सर आपने? सच कहूँ जगदीश सर, तो शुरुआती दौर में जब ये बिज़नेस मेरी लाइफ़ में आया था, तो सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली में अपने पिताजी को ही बताया था। तो पिताजी ने ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं किया था और पिताजी ने मुझे एक बात बताई थी शुरुआती दौर में कि इस प्रकार के काम में यदि सच्ची मेहनत की जाए और लंबे समय तक की जाए तो कामयाबी आ सकती है। तो अच्छा। इसमें कम समय में तो नहीं हो पाएगा, तो पापा का शुरुआती दौर से ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। आज भी मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव है।
मेरे 2 भाई हैं, वो हमेशा सहयोग करते हैं, घर में भी पूरा पॉजिटिव माहौल है। जी। और रिलेशनशिप में मेरे ससुराल पक्ष से तो कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते हैं। जी। और बाकी की जब मैंने काम को शुरू किया था, तो पहला जो दिन था मेरा, पहला दिन ही मेरा नेगेटिव ही का बीता था। अच्छा, और वो पहला दिन ही मेरे को कॉन्फिडेंस दे गया था। अच्छा। एक्चुअल में जिस दिन मैंने प्रोग्राम अटेंड किया था, उसी दिन मैं शाम को इतना प्रभावित था कि मेरा जो जिस साथी ने मेरे को प्रोग्राम दिखाया था, तो उस दिन उस व्यक्ति का जो पहला अकाउंट का स्टेटमेंट आया था हुँ। ₹1008 का। अच्छा जी। तो मैं बड़ा खुश हुआ था, क्योंकि उसको काम करते-करते लगभग 1 साल हो गया था। तो वो जब शाम को जब प्रोग्राम के अंदर बताया गया कि पहले चेक वाले खड़े हो जाओ, दूसरे वाले फिर 10,000 इनकम, 20,000, 50,000, तो मैं उस दिन समझ गया था कि भाई इस व्यक्ति की तो लाइफ बन गई, क्योंकि पहला अकाउंट का स्टेटमेंट 1008 का आ गया और अब धीरे-धीरे 10,000, 20,000, 50,000 रुपए इसको आएगा, अब तो लाख रुपए की इनकम में पहुँच जाएगा। तो उसी दिन मैं शाम को जब प्रोग्राम से आया था, तो मैं सारे सामान प्रोडक्ट आरसीएम के लेके आया था। चाय पत्ती मैंने पी के देखी थी, नहाने का साबुन लेके आया था, बालों में लगाने का तेल और भी बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आया था। और मैं उस जो साथी का इसका 1008 का चेक आया था, उससे मैंने पूछा था कि भाई आपका जो चेक आया था कितने का आया था? उसने बोला कि 1008 का। तो मैंने कहा दिनेश आज से अपने काम को शुरू करेगा और इस चेक को 1008 में से बीच की एक बिंदी निकाल कर 1080 में कन्वर्ट करेगा। हुँ। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा क्यों पॉसिबल नहीं है? तो उन्होंने कहा कि सर मेरे को 1 साल हो गए काम करते-करते हुँ। और आप बोल रहे हो कि मेरा चेक 1008 का 1 साल में आया और आप बोल रहे हो कि आज 16 तारीख है और 14 दिन के अंदर क्लोजिंग होगी और आप 1080 में कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पहली बार पता चला कि लोगों को सही तरीके की जानकारी नहीं, उसी शाम को। अच्छा, क्योंकि चेक बनवाना तो एक डायरेक्ट सेलर के हाथों में है। सही बात। भाई ए में कितना जाएगा, बी में कितना जाएगा, कितना डिफरेंट होगा, कितना सेल्फ आईडी पे करना है, वो तो कैलकुलेशन करके कोई भी निकाल सकता है। सही बात। तो मैंने उसकी कैलकुलेशन करके उसी का बिज़नेस सबमिट किया था उस समय पर और वो चेक ना तो 1079 का आया था, ना 81 का, वो डायरेक्टली 1080 का आया था। आज भी रखा है वो मेरे पास में। अच्छा। तो वो चेक की बात रही थी और दूसरे दिन जब मैं कंपनी में गया था ना, तो नेगेटिव कैसे आई थी कि रात को मेरे दिमाग में विचार चल रहा था, एक कंपनी में एक बंदा था हुँ, हुँ। और उस बंदे के बारे में इतना औरा था कि वो प्रभाव ज़्यादा था उसका। तो रात में दिमाग में था कि कल सुबह जाते ही उसको समझाऊँगा, यदि उसने समझ लिया तो कंपनी के बहुत सारे लोग जॉइनिंग करा देगा। जी। तो दूसरे दिन पूरा एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंट होके मैं गया वहाँ पर, इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी को लेके। 10, 11, 12 बजे के करीब उससे मुलाकात थी। 12 बजे मिलने के बाद में फिर मैंने उसको बताया कि भाई ऐसी-ऐसी अपॉर्च्युनिटी आई है और इससे हम रॉयल्टी जैसी इनकम, पीढ़ियों की इनकम सुरक्षित कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो उस व्यक्ति ने मेरे को ऊपर बहुत हँसा और उस व्यक्ति ने मेरे को पहले ही दिन बोला कि दिनेश तू कहीं आरसीएम के साबुन से तो नहीं नहा लिया? मैंने कहा भाई क्या हो गया? हाँ। न्यू आरसीएम के साबुन से मत नहा लेना, नहीं खुजली हो जाएगी। अच्छा। तूने आरसीएम का तेल तो नहीं लगाया? मैंने कहा नहीं तो तेल मत लगा लेना, हाँ, नहीं तो बाल उड़ जाएँगे। हाँ। वो तो शुक्र है परमात्मा का, ईश्वर का, मैं तो तेल, साबुन, चाय पत्ती पी के गया था। तो उस दिन मेरे को दूसरा कॉन्फिडेंट आया कि लोगों को तो सही जानकारी भी नहीं सही बात। और उस समय पर फिर मैंने कोई भी साथी मिलता था तो फुल कॉन्फिडेंस से बताया करता था, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका था कि लोगों को सही जानकारी देनी पड़ेगी। सही तो बात। ऐसे बिल्कुल किया। सही सर, बिल्कुल सही। आपके पास ऑप्शन था, आप चाहते तो उनको सुन के रुक भी सकते थे, पर आपने पहले प्रोडक्ट यूज़ कर लिया था, तो बहुत फ़ायदा हुआ। तो सर अभी तक बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। आपने अपने शुरुआती दौर के बारे में बताया, नेगेटिव फेज़ के बारे में बताया, कैसा-कैसा शुरुआती अनुभव रहा उसके बारे में बताया और ये प्रैक्टिकल बातें हैं, सभी के साथ ऐसा रहता है। तो थोड़ा आगे चलते हैं सर नेक्स्ट स्टेप पे। आपने कब फैसला किया कि मैं आरसीएम को एक करियर के रूप में करूँगा? अब तो मैं अपना भविष्य इसी में बनाऊँगा। कुछ समय काम करने के बाद में जब मेरी टीम के अंदर लगभग 5-6 लीडर तैयार हो गए थे, अच्छा जी। जो काम करने के लिए इच्छुक थे। उस समय पर एनिवर्सरी हमारे नज़दीक आ रही थी हुँ, और हुँ। हमारी अपलाइन ने हमें बताया कि यदि इस एनिवर्सरी पर थोड़ा फ़ोकस बना के काम किया जाए और प्लानिंग बना के काम किया जाए, तो हम इस बिज़नेस से रॉयल्टी के लेवल पे पहुँच सकते हैं। उस समय पर लगभग 3-4 महीने का वक़्त था। मेरा बिज़नेस उस समय पर टोटल 70 या 72 हज़ार का हुआ करता था। तो उस समय पर फिर मैंने प्लानिंग बनाई थी, 70,000 के बिज़नेस को मैंने कागज़ के ऊपर ड्रॉप किया और बड़ा सोचना स्टार्टअप किया और 7,20,000 का मैंने बिज़नेस प्लान कर दिया था कि 2 महीने बाद मैं 70-72 हज़ार के बिज़नेस को 7,20,000 में कन्वर्ट करूँगा। अच्छा। तो उसमें 3 मैंने स्टार की प्लानिंग की थी, 2 रॉयल्टी मेरे सहित मिला किया था। तो उस समय पर फिर मैंने अपनी अपलाइन के सामने इसको पेश किया, तो उस समय पर अपलाइन ने तो कॉन्फिडेंट दिया था, बिल्कुल हो सकता है। तो मेरी जो नियरेस्ट अपलाइन हुआ करती थी उस समय पर मिस्टर बलदेव सिंह जी, उनके साथ में मैंने पूरा डिस्कशन किया था।
तो उस समय पर उन्होंने एक बात बताई थी कि देखो, यदि फ़ोकस बना के काम किया जाए और टॉप प्रायोरिटी पे इसको लेके आया जाए, तो हम बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। तो उस समय पर मैंने उनके सामने शेयर किया कि सर मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ और फुल टाइम आना चाहता हूँ। तो सर ने कहा कि फुल टाइम आने के लिए पहले इनकम आमदन भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टोटली बिज़नेस 70,000 का था और दूसरी टीम थी नहीं मेरी, एक ही टीम थी उस समय पर। अच्छा। तो उस समय पर मेरी अपलाइन को मैंने बताया कि सर इससे 2 फ़ायदे मिलेंगे। पहला फ़ायदा मेरा ये मिलेगा कि एक तो मैं कंपनी के लोगों को रोल मॉडल बन के दिखा सकता हूँ कि मेहनत की जाए तो कामयाबी पाई जा सकती है। दूसरा कि लोगों को इस प्रकार टीम के अंदर अचीवर भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों के ऊपर अब समय लगाना पड़ेगा। बिना समय लगाए हुए हम उनको बिल्ड नहीं कर सकते। तो मेरी अपलाइन ने इशारा किया था कि देखो, खर्चे चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। तो उन्होंने मुझे पूरा हौसला दिया और उन्होंने मेरा सहयोग भी किया कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, आप कमिटमेंट कर चुके हो तो आप कीजिए। तो उस समय पर मैंने फुल टाइमर होने का डिसीजन लिया और मैंने पूरी ताकत लगाई सर, और पूरी शिद्दत के साथ में वर्क किया। और जो 7,20,000 का मैंने प्लान किया था, एज़ इट इज़ 7,20,000 का ही मैंने उसको लॉक लगाया था। 3 स्टार निकाले थे, 2 रॉयल्टी हम लोगों ने निकाली थी और उसके बाद में फिर मैं फुल टाइमर हो गया था। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आप कह रहे हैं सर पेपर वर्क का बहुत बड़ा रोल रहता है। जी, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं सर थोड़ा और आगे। सर बहुत सारी कंपनियाँ हैं डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत सारी। जी। कोई 1 साल में बना देता है, कोई 2 साल में बना देता है। आरसीएम को ही आपने क्यों चुना है? आरसीएम क्यों बेहतर है उन चीज़ों से? एक्चुअल में सच बताऊँ तो जब मैं इस बिज़नेस में था तो मेरी पहली कंपनी आरसिम थी। अच्छा। डायरेक्ट सेलिंग का नाम पहले ही सुना ही नहीं था। मैंने चिट फंड तो सुना था कि लोगों को जोड़ना, चेन बनाना, ये आलतू-फालतू काम होते हैं। पढ़े-लिखे लोग इस प्रकार का काम नहीं करते। लेकिन जब मैंने आरसिम के प्रोग्रामों में गया, इसकी डेप्थ में गया, तो पता चला कि ये काम आने वाले भविष्य का काम है। जी। तो मैं जिस कंपनी में काम करता था, प्राइवेट कंपनी में, उस कंपनी के जो लोग थे वो आउट ऑफ इंडिया जाते थे। अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मन, इटली। तो वहाँ से मुझे इतना इशारा मिला कि भई भारत के अंदर भविष्य डायरेक्ट सेलिंग को लेकर है। जी। और ये कॉन्सेप्ट जो है विदेशों के अंदर बहुत तेज़ी के साथ में चल रहा है। हुँ, हुँ। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिका से हुई थी 1959 के अंदर। वहाँ जी। लगभग 12, 13, 14 साल जब काम हुआ था तो वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पर इसको बैन किया था। 3-4 साल उन्होंने केस लड़ा था गवर्नमेंट ने, अमेरिका की गवर्नमेंट ने, और वहाँ से जी। फिर कानून पारित हुआ था। जी। तो ये तो पता चल गया कि भाई भारत में भविष्य डायरेक्ट सेलिंग को लेकर है। जी। और भविष्य है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, लेकिन भारत में कोई कानून नहीं है। तो अब इसका भविष्य तो भारत में और भी उज्ज्वल है, जो मेरे दिमाग ने सोचा था। क्यों? अभी कानून नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तो कानून बनेगा। जब कानून बनेगा तो फ़ायदा उन लोगों को होगा जो इस समय पर मेहनत कर रहे हैं। तो ये मेरी समझ थी। अब बात आई कि डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, मुझे किस कंपनी का चुनाव करना चाहिए? अब मैं आ तो आरसिम में गया हूँ, क्या पता आरसिम से भी कोई अच्छी कंपनी हो? तो फिर मैंने जब रिसर्च किया तो कई कंपनियों के नाम निकल कर आए, लेकिन उन कंपनियों में जो सबसे यूनिक जो प्रोडक्ट नज़र आए वो आरसिम के पास नज़र आए। क्यों? पूरे भारत में ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जो ₹1 का शैम्पू का पाउच लेके मार्केट में आई हो, जी। या ₹2 का पेन लेके आई हो, या ₹7 का नमक का थैली आती थी उस समय पर, ₹7 की नमक की थैली आती थी। अच्छा। तो मैंने पाया कि इंडियन रेट, इंडियन मेंटालिटी, इंडियन कल्चर के रूप में जो कंपनी काम कर रही है, उसका नाम केवल आरसीएम है, जो आम से आम व्यक्ति के लिए और अमीर से अमीर व्यक्तियों के लिए भी प्रोडक्ट को लेके आई है। जी। तो मुझे कॉन्फिडेंट इतना आया कि आरसीएम बिज़नेस एकमात्र ऐसी कंपनी जिसके दम पर हम पूरे भारत में बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। यहाँ मैं सर एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा। एक बहुत बड़े लीडर एक बात बोलते हैं, किसी भी कंपनी को परखने का एक सिंपल तरीका है प्रोडक्ट को, कि आप डायरेक्ट सेलिंग को हटा दो, उसके बाद क्या आप उन प्रोडक्टों को उस रेट में खरीदेंगे कि नहीं? यस। ये सिंपल तरीका है और आरसीएम उस मायने में नंबर 1 है। जी, तो वो बात बहुत मुझे प्रभावित करती है सर। जी, जी। चलिए, थोड़ा आगे चलते हैं सर। आपने ना बहुत तेज़ी से ग्रोथ की है। मैंने बहुत सारे लीडर से पता किया आपके बारे में, जी, तो वो ये बोलते हैं कि सर आप बहुत जल्दी एमराल्ड अचीवर बन गए थे। जी। तो ऐसी क्या लगन रही और कोई टेक्निक अगर आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, फ़ास्ट गति से कैसे काम किया जाए? बहुत अच्छा सवाल किया है जगदीश सर। एक्चुअल में आरसीएम बिज़नेस हर इंसान के लिए समान है। राइट। और कोई भी व्यक्ति इस बिज़नेस के माध्यम से इस प्लेटफ़ॉर्म पे चलकर वो असीमित संभावनाओं को प्राप्त कर सकता है। जी। अ, उसके लिए 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। पहली जी। चीज़, आपके अंदर एक तो बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। अच्छा जी। कुछ बड़ा करने की चाहत कि जीवन में कुछ पाना है, मतलब कुछ डिफरेंट करना ही करना है।
आपको दिमाग के अंदर जब पता चल गया कि भाई इस बिज़नेस से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो उसके लिए आप के अंदर जो चल रहा होता है ना, वही आपका ब्रह्मांड में घटित होता है। तो पहली चीज़ चाहिए आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर ओके। और दूसरी चीज़ चाहिए क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग। ओके। उसको पाने के लिए आप में सीखने की क्या ललक है? क्योंकि उस माहौल तक पहुँचने के लिए, उस लेवल तक पहुँचने के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए, हमें पीवी चाहिए। राइट। तो उसके लिए हमें कितने वाइटल साइन बिल्ड करने पड़ेंगे, कितने स्टेशन चाहिए, तो वो कैसे बिल्ड किए जाते हैं, है ना? तो उसके लिए सीखने की क्या ललक है, जो उस दिशा में आपको आगे बढ़ा सके। राइट। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, सख्त मेहनत। जी। मेरी अपलाइन ने मुझे रोड मैप बना दिया कि आप इमराल जा सकते हो, इतने स्टेशन होने चाहिए, इतने रॉयल्टी चिप्स बनाने पड़ेंगे। तो सर उस समय पर मैंने एक-एक दिन में ना 2-2 एक-एक दिन के अंदर 2-2 प्रोग्राम किए, 3-3 प्रोग्राम तक किए। अच्छा। मैं यदि शुरुआती दौर में भरतपुर में स्टार्टअप किया, तो मैं भरतपुर में सुबह मॉर्निंग मीटिंग करता था, तो शाम को मैं बयाना भी करता था। अच्छा जी। मैं शाम को यदि हिंडौन मीटिंग करता था, तो श्री महावीर जी के अंदर सुबह मॉर्निंग करता था। यदि मैंने कुमेर में मीटिंग की, तो शाम को मैं डीग में मीटिंग करता था। यदि मैंने सुबह नदबई की, तो शाम को आके मथुरा में करता था। यदि मैंने सुबह रेवाड़ी मीटिंग की, तो मैं शाम को धारोड़ा करता था। यदि सुबह बावल किया, शाम को प्रोग्राम तो मैं भैरोड के अंदर करता था। यदि सुबह यमुनानगर में किया, तो शाम को जगाधरी करता था। सुबह अमृतसर किया तो लुधियाना किया करता था। शाम को लुधियाना किया, तो सुबह फगवाड़ा किया करता था। मतलब एक-एक दिन में 2-2 3-3 प्रोग्रामों को मैं कवर करता था। तो मेहनत और सख्त मेहनत में थोड़ा अंतर होता है। तो जब आपकी बर्निंग डिज़ायर है कि भाई बनना ही बनना है, तो आपकी निगाहें जो ढूँढ रही हैं, वो उसे हासिल कर जाते हैं। बिल्कुल सही है सर। तो कोई भी साथी ये टेक्निक अपना के बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर, 100% बन सकता है, बशर्ते कि उनका फ़ोकस किस चीज़ पर है। सही। क्या वो जिस गोल को उसने अपने दिमाग में सोच रखा है, उस गोल पे ही फ़ोकस है कि वो इधर-उधर की समस्याओं पे फ़ोकस निकालता है। बहुत सारे साथी तो यही बोलते हैं कि भई अपलाइन सपोर्ट नहीं करती, ये नहीं करती। जिसको बनना होता है ना, वो अपने दम पर बनता है। उसको सारी जगह से ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को भी खींच के लेके आ जाता है, यदि उसे बनना होता है। बिल्कुल सही है सर। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जब हम काम करते हैं एज़ ए लीडर के तौर पर, कई बार बिज़नेस अप भी होता है, कई बार थोड़ा-सा डाउनफॉल भी आता है। तो कई बार आपके में भी आया होगा। तो डाउनफॉल से कैसे हम अपने बिज़नेस को बढ़ाएँ तेज़ी के साथ? उस समय क्या थॉट प्रोसेस रहता है एक लीडर का? बहुत अच्छा सवाल किया है सर और मेरे बिज़नेस में भी काफ़ी अप और डाउन्स हुए। जी। और अप और डाउन जीवन का एक हिस्सा है सर और ये हर किसी की ज़िंदगी में आता है। कभी किसी की ज़िंदगी में पहले आ जाता है, कभी किसी की ज़िंदगी में बाद में आता है। लेकिन ये प्रकृति का नियम है। जी। तो डाउनफॉल कई परिस्थितियों की वजह से आ सकता है। उसका कई अलग-अलग रास्ते होते हैं। आपकी टीम के अंदर किस टाइप की मेंटालिटी के लोग आए हुए हैं। है ना? लोगों की सोच क्या है? किसी दूसरी कंपनी का यदि प्रभाव आ गया, लोग वहाँ पर टूट के चले गए या फिर अ, कम समय में अमीर बनने वाले लोग आ गए। अलग-अलग प्रकार के लोगों की वजह से उसमें अप और डाउन हो सकता है। जी। लेकिन आपको हमेशा टिके रहना है। आपकी मेंटालिटी ग्रोथ वाली है, तो आप पे कोई भी चीज़ असर नहीं डाल सकती। राइट। मेरे बिज़नेस के अंदर कई ऐसे लोग भी आए और सतीश पंडित जी ने हमेशा बताया है कि भई आपका जीवन हो या बिज़नेस, तभी उठता है जब इसमें अच्छे लोगों का समावेशित हो जाता है। हुँ। और इस समय पर टीम के अंदर मैं जब टिका रहा, तो बहुत अच्छे-अच्छे लोग आए। आज टीम में बहुत अच्छे लीडर्स हैं, एक से एक बेहतरीन टीम के जो सपोर्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके बड़े-बड़े गोल हैं, इस साल की बहुत बड़ी-बड़ी अचीवमेंट की प्लानिंग है। और मैं अपनी पूरी दिल और आत्मा से उनके बिज़नेस को सेट करने में मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। और मेरी अपलाइन ने एक बात बोली थी ट्रेनिंग के दौरान कि यदि आपके पास में 1 अपलाइन है और 1000 डाउनलाइन हैं, यदि 1000 डाउनलाइन चली भी जाएँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यदि अपलाइन आपके पास में है, तो लाखों लोगों की टीम वो दोबारा से आपकी तैयार करवा सकते हैं। तो अप डाउन से हमें कभी विचलित नहीं होना है, ये ज़िंदगी का उतार-चढ़ाव का हिस्सा होता है, लेकिन हम लगे रहे, तो निश्चित है एक ना एक दिन मंज़िल हमारे कदमों में होगी। तो फिर भी किसी का बिज़नेस अगर डाउन हो जाए, उसे अप करना हो, तो कोई तो प्रोसेस ऐसा होता होगा कि सर ये 2-3 काम ऐसे करें तो थोड़ा अप हो जाएगा। जी। अप करने के लिए हमें अपनी एक्शन को डबल करना पड़ेगा। अच्छा। जब हमें पता चला कि भई बिज़नेस में मान लो अभी डाउनफॉल है, अच्छा। तो बिज़नेस कब मल्टीप्लाई होगा जब उसमें नए लोग आएँगे, है ना? सतीश पंडित जी की सीडियो में ही मैंने सुना था सर कि आपकी हज़ारों समस्याओं का जो समाधान होता है वो नए लोग होते हैं। राइट। बिज़नेस ग्रोथ पे कब आएगा जब आपकी टीम में डायमंड क्लब की संख्या बढ़ेगी, स्टेशंस की संख्या बढ़ेगी, प्लान शोरूम की संख्या बढ़ेगी, है ना? पीयूसी की संख्या बढ़ेगी। तो जैसे ही हम अपने वाइटल्स को बढ़ाएँगे, तो उसके अंदर ग्रोथ आती चली जाएगी। तो वाइटल को बढ़ाने के लिए हमें और ज़्यादा अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए।
तो आप ये कह रहे हैं अगर हम डाउन बिजनेस है तो हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। कई बार आदमी का बिजनेस अगर डाउन हो जाता है तो फिर वो और कम मेहनत करना चालू कर देता है, तो बिजनेस और डाउन डाउन होगा। हो जाए, तो उस समय पर मेहनत बढ़ानी चाहिए। चलिए सर थोड़ा आगे चलते हैं। आरसीएम में आदमी काम करता है तो शुरुआत में तो वैसे ही आ जाता है, पर ये पैसिव इनकम क्या होती है सर? मैंने बहुत सुना है, जब मैं इनके सेमिनार में आया तो ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में बात करते हैं। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या अंतर है? थोड़ा हमें हमारी भाषा में थोड़ा समझा दीजिए। एक्चुअल में जगदीश सर, जब मैं आया था ना, तो उससे पहले हमने कभी एक्टिव और पैसिव के बारे में सुना ही नहीं था। ओके। तो मैं एक प्रोग्राम में जब गया था, तो प्रोग्राम से पहली बार मैंने शब्द सुना था कि ज़िंदगी में 2 प्रकार की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। ओके। एक्टिव इनकम के बारे में बताया गया कि एक इस टाइप की इनकम जो आपकी एक्टिविटी से आती है। अच्छा। एक्टिविटी का मतलब कि आप जब मेहनत करोगे तब पैसा आएगा, मेहनत करना बंद तो पैसा आना बंद। और दूसरा एक होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब कि आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि कल की डेट में आप काम करने लायक ना भी रहें, तो वो फिर सिस्टम आपके लिए काम करता है और आने वाले समय में पैसों की कभी कमी हो नहीं सकती। तो अच्छा। पैसिव इनकम एक ऐसा रास्ता है जो आने वाली पीढ़ियों तक चलता है आपका। अच्छा जी। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में सबसे बड़ा जो फ़ॉल्ट मैंने देखा कि अ, एक व्यक्ति अपनी इंजीनियरिंग करता है, 60 साल की उम्र में अच्छी खासी सैलरी पे पहुँच गया, लेकिन 60 साल के बाद में वो रिटायरमेंट होना है। ओके। तो वो 60 साल के बाद में अपनी डिग्री को अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। सही। लेकिन पैसिव इनकम में आपने 50-60 साल में जो सिस्टम आपने बिल्ड किया है, जी। खुदा ना ख़ास्ता कल हो जाता है, तो आप जहाँ छोड़ के जाओगे नेक्स्ट जनरेशन को कहानी वहीं से शुरू करनी पड़ती। राइट। तो ये सबसे बड़ा अंतर मैंने पाया एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। मैं एक और बात ऐड ऑन करना चाहूँगा सर। जी सर। कोरोना जब आया था आज से कुछ साल पहले, तो कोरोना में मैंने इसके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देखे। जी। 97% लोग एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं, 3% लोग पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। ये तो हो गई किताबी बात। पर जब प्रैक्टिकल ज़िंदगी में देखा, तो आरसीएम से मुझे ये समझ में आया, जिनके पास नेटवर्क था, जिन्होंने बढ़िया मेहनत कर ली थी, सब कुछ बंद है। पूरी मार्केट बंद है, शहर बंद है, नौकरी बंद है, दुकानें बंद हैं। उस समय भी जो हमें आमदनी आ रही थी घर बैठे-बैठे, तो मुझे ईश्वर का धन्यवाद करने का मन हुआ कि मैंने शुरू में जो नेटवर्क बनाया था, जो मेहनत करी थी, वो बड़े कमाल की थी और आज मैं पैसिव इनकम का मतलब मैं धन लोगों से यही कहता हूँ कि यार आप आज जाग जाओ, आज हमारा शरीर ठीक है, आज मौसम बढ़िया है, हम मेहनत कर सकते हैं, तो काम करना है ना, तो पैसिव इनकम जनरेट ज़रूर करनी चाहिए। जी। तो कोरोना ने मुझे ये सिखाया था, मेरे लिए सबक रहा कि पैसिव इनकम जनरेट करो, एक्टिव इनकम तो भीड़ कर रही है उसके लिए काम। बिल्कुल राइट बात। सर चलिए सर थोड़ा लीडरशिप क्वेश्चंस पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी। सर मैं बहुत सारे बड़े-बड़े अचीवर से मिला, तो सब ये बोलते हैं कि लीडर्स का बिज़नेस है, तो सर टीम में लीडर्स कैसे तैयार करें? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर आपका। इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ लीडरशिप, और या फिर हू इज़ लीडर। ओके। लीडर कौन होता है और लीडरशिप क्या है? सही है। जॉन सी मैक्सवेल बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने लीडरशिप के ऊपर बुकें लिखी हैं। राइट। इनके मुताबिक उन्होंने अपनी बुक में जिक्र किया है कि लीडरशिप इज़ ओनली ए इन्फ्लुएंस। लीडरशिप एक प्रभाव है, राइट। या हिंदी में हम बात करें तो जो लोगों को काम करने के लिए प्रेरित कर सके, उसको लीडर बोलते हैं। राइट। तो हर व्यक्ति लीडर बन सकता है और हर व्यक्ति लीडर भी नहीं बन सकता। तो लीडर बनने के कुछ गुण होते हैं। तो यदि हमें किसी में वो गुण दिखाई देते हैं, तो उन गुणों को विकसित करके हम उसको और अच्छा लीडर बना सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो गुण होता है, अ, क्या वो व्यक्ति 100% सबमिशन है क्या? मतलब आपका आज्ञाकारी या फिर आपका कहना मानने वाला, जो सिस्टम को फ़ॉलो कर सके। तो जो व्यक्ति किसी का अनुसरण कर सकता है, उसी का ही लोग अनुसरण कर सकते हैं, राइट। पहली चीज़। दूसरी, क्या वो व्यक्ति प्रोडक्टिव है? क्या काम में रिज़ल्ट निकालता भी है कि बोलता ही बोलता है? यदि प्रोडक्टिव है तो निश्चित है कि उसको बनाया जा सकता है। तीसरा, वो सबको साथ में लेकर चलने की योग्यता उसके अंदर है क्या? जी। क्या वो अकेला काम करता है या सबको भी साथ में लेके चलने की उसमें उस प्रकार की योग्यताएँ हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो व्यक्ति अ, आपको ही नहीं, लोगों को भी प्रेरित कर सके। सही है।
उसके दिमाग में विजन चलता है, भविष्य चलता है। जी जो भविष्य को देखकर काम करता है तो निश्चित ही उसके अंदर लीडरशिप के गुण होते हैं। जी और 5वीं क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लीडर के अंदर, वो है ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा हर चीज में पॉजिटिव देखने की उसकी कला। जी तो जिनमें ये गुण नजर आते हैं तो हम उनको लीडर बना सकते हैं। सही है। तो लीडर बनाने का सिर्फ आसान सा तरीका यही है कि उन लोगों को जिम्मेवारी दी जाती है। जी लीडर जिम्मेवारी से बनते हैं। सही है। तो जैसे जैसे वो जिम्मेवारी का निर्वाह करते हैं वैसे वैसे उनके अंदर लीडरशिप के गुण विकसित हो जाते हैं। जी तो बिल्कुल आसान सा भाषा तो यही है सर कि लीडर हमेशा क्रिएट किए जाते हैं। सर अभी हम आरसीएम में काम कर रहे हैं, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अपना समय कहाँ लगाऊं, तो कहाँ हमें अपना समय ज़्यादा लगाना चाहिए? बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है सर, और ये क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूँगा अपने नज़रिए से। एक्चुअल में बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस में आते हैं। कोई भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, किसी भी कैटेगरी का आ सकता है। लेकिन हमारा समय किन के ऊपर लगना चाहिए जिससे कि कम समय में हम ज़्यादा ग्रोथ कर सकें। जी मुझे लगता है कि जो भी हमारी टीम में शामिल होते हैं, उन साथियों को हमें 4 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। अच्छा जी पहली कैटेगरी होनी चाहिए ए श्रेणी, दूसरी होनी चाहिए बी श्रेणी, तीसरी होनी चाहिए सी श्रेणी, चौथी होनी चाहिए डी श्रेणी। ए श्रेणी में हम उनको शामिल करते हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। जैसे ही आपका प्लान देखेंगे या प्रोग्राम देखेंगे या आपका सिस्टम देखेंगे तो तुरंत एक्टिव हो जाएँगे वो। और उनके सपने होते हैं, उनके ड्रीम होते हैं, उनकी ख्वाहिशें होती हैं, वो कुछ जीवन में बड़ा करना चाहते हैं। वो किसी के अंडर में मतलब चलो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनको जैसे ही रास्ता मिलता है ना तो उसके ऊपर पूरी शिद्दत से लग जाते हैं। दूसरे होते हैं बी श्रेणी के लोग। बी श्रेणी के वो लोग हैं, कभी तो पॉजिटिव हो जाएँगे, कभी नेगेटिव हो जाएँगे, कभी एक्साइटेड, कभी नेगेटिव। तो वो बी श्रेणी के लोग होते हैं। सी श्रेणी के वो लोग होते हैं जो आपके सिस्टम में तो आ गए, वो लेकिन परचेज़र रहेंगे। उनको आपके रॉयल्टी से, टेक्निकल से या बड़े लेवलों से उनके कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। वो अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं स्वास्थ्य के लिए या अपने फ्री प्रोडक्ट जो भी है अपना। और चौथी कैटेगरी उन लोगों की होती है जो एक बार जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में वो दोबारा कहीं दिखाई नहीं देते हैं। जी तो हमारा जो ज़्यादातर जो समय लगना चाहिए वो ए श्रेणी के ऊपर लगना चाहिए। दूसरा हमारा जो समय लगना चाहिए सी श्रेणी के ऊपर। सी श्रेणी को ए श्रेणी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जी ठीक है? लेकिन हमारा 90% जो समय ज़्यादा जाता है, ज़ाया चला जाता है या खराब चला जाता है, वो लेके चले जाते हैं हमारे बी श्रेणी के लोग। ओके जो दिखने में होते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। वो आपको बातों में इतना लुभावना बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हैं, तूफान खड़ा कर देंगे, रिजल्ट के नाम पर कुछ नहीं होता। तो जी ऐसे साथियों को पहचानना आना चाहिए और उन साथियों को या तो आप उनको उठाकर सी श्रेणी में डाल दीजिए या डी श्रेणी में डाल दीजिए या फिर उनको उठाकर ए श्रेणी में। और उनको ए श्रेणी में पहुँचाने का, सी श्रेणी वालों को भी ए श्रेणी में पहुँचाने का एक ही तरीका है, वो है उसका माहौल, एनवायरनमेंट। आप बड़े प्रोग्रामों में एंट्री करवाइए, सेमिनारों में एंट्री करवाएँगे तो निश्चित है कि हमारा ज़्यादातर समय यदि ए श्रेणी पे लगेगा, तो ए श्रेणी के मदद से हम और आगे विकसित अपने आप को कर सकता। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर अभी टीम्स में बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, बहुत सारे। तो एक नए व्यक्ति का स्टार्टअप किस तरह हम करवाएं? नए व्यक्ति का स्टार्टअप सर इस इंडस्ट्री का सबसे यूनिक पॉइंट है सर। और जो साथी इसमें एक्सपर्ट बन जाता है ना, तो वो उसका बिज़नेस लगातार ग्रोथ पे चला जाता है। क्योंकि सारी संभावनाएँ जो होती हैं, वो नए लोगों में होती हैं। जी और नए लोगों को स्टार्टअप करने के लिए ना टीसी सर की एक बहुत रिसेंटली बुक आई है, रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका। पेज नंबर 29 पे उन्होंने 21 पॉइंट लिखे हैं सर, ज़बरदस्त पॉइंट लिखे हैं। कोई भी साथी उनके ऊपर इस्तेमाल करेगा तो निश्चित है कि 100% उनके नए लोग स्टार्टअप हो जाएँगे। एक राइटर हैं दीपक बजाज जी, उनकी एक ओके बुक है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर। ओके पेज नंबर 147 पर 147 नंबर पेज पर उन्होंने लिखा है कि नए डिस्ट्रीब्यूटर की उड़ान कैसे की जाए। ओके और डायरेक्ट सेलिंग के लीजेंड डॉक्टर सुरेंद्र बस जी, उनकी बुक है और डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। पेज नंबर 247 पे उन्होंने लिखा है कि नए लोगों को स्टार्टअप करने के स्वर्णिम बिंदु क्या हैं। अच्छा सारे पॉइंट कमाल के हैं सर और उन्होंने अपने पूरे जीवन का निचोड़ निकाल कर रखा हुआ है, तो इनमें से वो पॉइंट हमें मिल जाएँगे, काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं। लेकिन इसमें मैं 3 चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँगा अच्छा जी कि नए व्यक्ति का यदि प्रॉपर स्टार्टअप करवाना है, तो 3 चीज़ें हमें ज़रूर बतानी चाहिए। पहली चीज़, उस व्यक्ति को फेस ऑफ रिजेक्शन के बारे में पहले दिन अवगत करा दें। अच्छा
जिस दिन वो ज्वाइनिंग करता है ना, तो पहले ही उसे बता दें कि भाई पहला रिजेक्शन तुम्हें घर से ही मिल सकता है, घर वाले विरोध कर सकते हैं, जी। क्योंकि 90% लोग घर तक भी नहीं पहुंच पाता उनका सिस्टम तो उनको पहले ही यदि आपने अपनी स्पीच में बता दिया है कि भाई मैं जब पहली बार इस बिज़नेस में आया था, तो घर वालों को नहीं पता कि ये सिस्टम क्या है ना? तो पहला रिजेक्शन के बारे में बताएँ। दूसरा उनको बताएँ कि 10 दिन तक का है ना कमिटमेंट लें कि आपको इसके बारे में किसी को चर्चा नहीं करनी है। 10 दिन तक आप मेरे से टचिंग करेंगे, 10 दिन तक आप मेरे पास में आएँगे, 10 दिन तक पहले हम इसको सीखेंगे, समझेंगे। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि शुरू के जो 10 प्लान हैं, वो आपको खुद को जाकर फील्ड में प्रैक्टिकल दिखाने क्यों 10 दिन तक आप थ्योरिकल ज्ञान तो दे सकते हो, लेकिन थ्योरिकल ज्ञान से प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं बन पाता। प्रैक्टिकल के लिए तो उसके साथ में फील्ड में जब जाएँगे, लोग मना कैसे करते हैं, लोग ऑब्जेक्शन कैसे हैंडलिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि यदि हम इन 3 चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा-सा एक्स्ट्रा प्रयास बढ़ाएँ, तो नए लोगों का प्रॉपर रूप से स्टार्टअप हो जाता है, वो ईज़िली डुप्लीकेट होते हैं। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए सर थोड़ा आगे चलते हैं। सर आपने ना अपने अनुभव से बहुत सारे स्टेशंस तैयार किए हैं, अलग-अलग शहर में जाके बिज़नेस डेवलप किया है। कोई भी लीडर कोई बड़ा स्टेशन में कन्वर्ट करना चाहता है किसी जगह को, तो शुरुआती क्या काम करे कि वो स्टेशन बड़ा स्टेशन बन जाए? बहुत शानदार सर और देखो जगदीश सर स्टेशन बिल्ड करने के बारे में हमें जो सीख मिली थी अ, इस डायरेक्ट सेलिंग में हम जिन्हें सबसे बड़ा गुरु मानते हैं, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी, जी। उनकी एक सीडी है जिसका नाम है आउट ऑफ टाउन सीडी। ओके। और मुझे लगता है कि कोई भी साथी उस सीडी के उन पॉइंटों को पालन करेगा तो निस्संदेह कि स्टेशन तो बिल्ड होंगे ही होंगे, लेकिन जी। साथ में वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने बिज़नेस को बड़ा बनाने में वो सीडी उनकी हेल्प कर सकती है। ओके। तो उस सीडी में जो सबसे इम्पोर्टेंट जिक्र किया है कि आप या तो किसी स्टेशन को छेड़े ना। जी। यदि आपने छेड़ दिया ना तो 6 वीक पर वीक 6 महीने तक कंटिन्यूटी जाना है, राइट। ब्रेक नहीं करना है बस। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जी। शुरुआती दौर में हो सकता है कि आप जब जाएँगे तो वहाँ पर जिस व्यक्ति के माध्यम से शुरू किया है और अगली बार जब आप वहाँ पर जाना चाहें तो वो बंदा मना कर सकता है, लेकिन आपको जाना है। राइट। आपकी रेपो बनेगी। जब वहाँ पर जाएँगे तो एक उसके अंदर मैंने महसूस किया है प्रैक्टिकली कि लगभग हम जब 6 हफ्ते जाते हैं, तो 6 हफ्ते तक ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन 6 हफ्ते बाद आपको कोई ना कोई एक ऐसा बंदा मिलेगा, जिस बंदे के माध्यम से फिर आपका वो स्टेशन बिल्ड होना स्टार्टअप हो हो जाएगा। जाएगा। और लगातार कंटिन्यूटी आपने कंसिस्टेंसी 1 साल तक ब्रेक नहीं की, तो वो वे स्टेशन आपको 70 से लेके 1 लाख तक का वॉल्यूम 1 साल के अंदर पक्का कन्फर्म निकल कर आ जाता है। लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूर, जी, लगातार जाएँगे तो रिज़ल्ट आएँगे। रिज़ल्ट आए। बहुत बढ़िया सर, बाकी रेफ़रेंस आपने दे दिया है आउट ऑफ टाउन बिज़नेस स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी की सीडी सुनें, उसमें डिटेल से बताया। पूरी डिटेल में दे दी। सर बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर अभी ना एक डिस्प्ले वॉल जो है बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है कामयाबी के लिए। तो डिस्प्ले वॉल को हम कैसे खुलवाएँ किसी व्यक्ति को और किस तरह डिस्प्ले वॉल का रोल रहता है हमारे लीडरशिप की ग्रोथ में, बिज़नेस की ग्रोथ में? जी। जगदीश सर आरसीएम बिज़नेस में 2 प्रकार के कार्ड बनते हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो। एक तो बनता है ग्राहक का कार्ड अच्छा। और एक बनता है बिज़नेस का कार्ड। ओके। अब उस सामने वाला किस मेंटालिटी से आया है, अब वो हमें उस व्यक्ति से जब पर्सनल टॉकिंग करते हैं तब पता चलता है। हुँ, हुँ। क्या वो बंदा पैसे कमाने के लिए आया है या फिर वो अच्छे प्रोडक्टों का यूज़ करने के लिए आया? अच्छे प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना है तो आरसीएम का जो नॉन डिस्प्ले वाल आईडी है उससे हम काम चला सकते हैं। लेकिन यदि अच्छा पैसा कमाना है तो डिस्प्ले वाल का कोड उसे लेना चाहिए। डिस्प्ले वाल से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिलता है कि आपका जॉइनिंग का जो प्रोसीजर है ना वो फ़ास्ट हो जाता है। जी। क्योंकि जब तक डिस्प्ले वाल का कोड नहीं आता, तब तक आपको अपने लोगों को पीयूसी पे ले जाके ही जॉइनिंग करवानी पड़ेगी। जी। डिस्प्ले वाल का कोड है तो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, कहीं पर भी, किसी की भी बिलिंग आपको कर सकते हैं। जी। और आरसी में सफलता का पहला पायदान जो है उसे डायमंड क्लब बोलते हैं, तो डायमंड क्लब हमें 1 तारीख को करना होता है। तो जिनके पास में डिस्प्ले वाल है, वही लोग 1 तारीख को डायमंड क्लब कर पाएँगे, जी। है ना? अब इस बिज़नेस के अंदर हमें अपनी आईडी पे वॉल्यूम भी क्रिएट करना होता है, तो पीवी जनरेट करने का सबसे आसान रास्ता क्या है कि हमारे पास में डिस्प्ले वाल होनी चाहिए। जी। डिस्प्ले वाल हमें इसलिए भी रखनी है क्योंकि ये काम डुप्लीकेशन का है। यदि हमारे पास में डिस्प्ले वाल नहीं होगी तो हम अपनी टीम में डिस्प्ले वाल के लिए कैसे ऑफ़र कर पाएँगे? जी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिस्प्ले वाल होने से आपके जो टारगेट हैं वो आसानी से पूरे होते हैं। जी। क्योंकि लास्ट नाइट में पता चला कि 5000 7000 की पीवी से आपका स्लैब रुका हुआ है। हुँ। अब आप पीयूसी वाले को कॉल कर रहे हैं और पीयूसी वाला तो सो गया। अब आपकी तो स्लैब चली जाएगी।
लेकिन डिस्प्ले वाल में स्टॉक है तो निश्चित है कि आप फटाफट अपनी स्लैब को ले सकते हैं। जी। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि सर डिस्प्ले वाल होने से ना फैमिली में पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है। जी। और इसमें एक और यदि मैं ऐड ऑन करना चाहूँ, तो आने वाले भविष्य में जब आप बड़े गोल लेते हैं, तो उस बड़े गोलों को भी पूरा करने में डिस्प्ले वाल का अहम योगदान रहता है, क्योंकि डिस्प्ले वाल पे एक्स्ट्रा पीवी जमा होना शुरू हो जाता है। डायमंड क्लब के अलावा जो भी बचता है वो कहाँ रहेगा? डिस्प्ले वाल में ही रहेगा। राइट। जी, तो डिस्प्ले वाल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। 2025 में यदि कीर्तिमान स्थापित करना है, तो हर साथी को अपना डिस्प्ले वाल अपने हाथों में होना बहुत बढ़िया बातचीत चल रही है सर, थोड़ा आगे चलते हैं। किसी लीडर की हेल्प कहाँ तक करनी चाहिए एज ए अपलाइन, और उस लीडर को अपने सेमिनार कब से शुरू कर देने चाहिए? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है जगदीश सर। आ, किसी लीडर की हेल्प है ना, हमें सिस्टम को सिखाने पे करनी चाहिए। राइट। 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप एंड कार्डिनल रूल्स, ये सिस्टम का एक हिस्सा है। आ, उसको प्लान प्रेजेंटेशन में हमें हेल्प करनी चाहिए, उसको कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बनाने में हेल्प करनी चाहिए, उसको हमें सिखाने पे हेल्प करनी चाहिए स्टेशन बिल्डिंग कैसे किए जाते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे किया जाता है। मेरे गुरुदेव बोलते हैं कि 90 दिन तक एक व्यक्ति को ट्रेंड किया जाना चाहिए और प्रैक्टिकल किया जाना चाहिए। जी। 90 दिन तक वो जितना सीख पाता है, अब उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या सीखा है। यदि उसके अंदर कुछ सामर्थ्य होगा, तो वो अपने आप को ऊपर निकाल कर लेके आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि 90 दिन तक हमें एक व्यक्ति को ट्रेंड करना चाहिए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और फिर वो अपने लोगों को ट्रेंड भी कर सके। जी। तो सेमिनार कब से स्टार्टअप करने चाहिए, तो इसमें मैं तो अपनी तरफ से तो यही बोलना चाहूँगा सर, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब मैं शुरुआत हुआ था मेरे बिज़नेस को लेके, तो मेरी जो अपलाइन में आते थे, जिन्होंने मेरा स्टार्टिंग करवाया था, मिस्टर शिव कुमार पंडित जी। ओके। तो मुझे पता चला कि भई इसके लिए थर्ड पार्टी चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा है शिव कुमार सर, मैं अपनी कंपनी के 10-12 लोगों को इकट्ठा करूँगा और आपका टाइम चाहिए, और शाम को 6 बजे छुट्टी होती है, तो मैं कंपनी के बाहर एक गाँव पड़ता है, तो उसमें मैं इकट्ठा कर लूँगा। तो उन्होंने कहा ओके, तुम इकट्ठा करो, मैं आऊँगा। तो मैंने अपने लोगों को 6 बजे वहाँ इकट्ठा कर लिया। उसके बाद में फिर उनको, हमारे पास में फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो एक कंपनी में एक साथी था, उसके पास में छोटा-सा नोकिया का फ़ोन होता था और उनके पास भी एक फ़ोन होता था, तो हम लोगों ने फ़ोन पे डिस्कशन कर ली थी। तो शाम को सवा 6 बजे मैंने कॉल किया शिव कुमार जी के पास में कि सर सब कुछ रेडी है, आप आ जाइए। तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था। तो साढ़े 6 बज गए, तो साढ़े 6 बजे पता चला फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब हम घबरा गए कि भई ये तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, ये क्या गड़बड़ हो गई? तो सभी ने बोला कि सर मीटिंग तो कल कर लेंगे, पहले उनको जाके देखो तो सही, इनको कुछ हो ना गया हो। तो मैं आनन-फानन घर पहुँचा, तो पता चला कि वो जो मेरी अपलाइन थी, वो बेड के ऊपर आराम से लेटी हुई थी और टीवी देख रही थी। हुँ। तो मैंने कहा कि सर वहाँ पर लोग इकट्ठे कर रखे थे और आप आए ही नहीं। उन्होंने कहा देख दिनेश, ऐसा है यार, ये मीटिंग-फीटिंग है ना, हमारे बस की बात तो है नहीं है। वो मीटिंग-फीटिंग तू जान, मैंने तेरे को काम दे दिया। और उस दिन पहली बार मुझे लगा कि यार ये काम हमें खुद को अपने हाथों में लेना पड़ेगा। तो सर ईमानदारी से बताऊँ ना, तो मैंने अपने सेमिनार पहले ही दिन से शुरू कर दिए थे। अच्छा। 12-13 लोगों के साथ में पहला प्रोग्राम मैंने किया था। उसको चाहे होम मीटिंग बोलो, लेकिन मैं तो अपना सेमिनार ही मान के चलता हूँ। उसके बाद में मेरी टीम के अंदर जो लीडर्स आए, मैंने उन लोगों को इकट्ठा करना स्टार्टअप किया कि आप अपने घर पे इकट्ठा कीजिए, मैं आता हूँ। पहला प्रोग्राम मैंने 40 लोगों का किया था, उसके बाद में फिर मैंने 50 लोगों का सेमिनार किया और उसके बाद में सर मैं सेल्फ ही स्टार्टअप हो गया। तो मुझे लगता है कि सेमिनार करने का कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि भई आपके 100 लोग इकट्ठे होंगे तब आप सेमिनार करेंगे। आप सेमिनार 20 लोगों से कर सकते हैं सर। सही। आप सेमिनार 100 लोगों से कर सकते हैं। हमको किसी ने सिखाया ही नहीं था सेमिनार कैसे किए जाते हैं। हम लोगों ने तो खुद ने सेल्फ स्टार्टअप कर दिए। हमें पता चला, मैंने एक आगरा में प्रोग्राम देखा था, जहाँ संजीव गोयनका जी का मैंने सेमिनार देखा था, तो वो प्रोजेक्टर पे प्रोग्राम कर रहे थे। हुँ। तो उस ज़माने में मेरे दिमाग में ये विचार आ गया कि भई मैं भी प्रोग्राम प्रोजेक्टर से करूँगा। मैं रॉयल्टी अचीवर था। अच्छा। रॉयल्टी अचीवर होने पर मैं वो ले आया अपना प्रोजेक्टर। अच्छा। लैपटॉप, प्रोजेक्टर सब खरीद लाए और गुड़गाँव के अंदर पहला प्रोजेक्टर में प्रोग्राम हमने कर डाला। अच्छा। तो एक व्यक्ति जिस दिन कॉन्फिडेंट हो जाए ना कि भाई मुझे लीड करना है, मुझे लीडर बनना है, तो मुझे लगता है वो कभी से भी अपना सेमिनार स्टार्टअप कर सकता है। ठीक। पूरा भारत खाली है और बहुत लोग बढ़िया। आपको सुनने के लिए बेखराब है। बहुत बढ़िया तो सर, स्टार्टअप बहुत बढ़िया। तो जो भी साथी हमें सुन रहे हैं, भैया शुरू हो जाओ, अच्छा समय कभी नहीं आता, आज से अच्छा समय कभी नहीं आएगा। चल आगे चलते हैं सर। सर आपकी ना स्टेज परफ़ॉर्मेंस बहुत दमदार रहती है और लोग दीवाने हैं सर आपके। तो स्टेज परफ़ॉर्मेंस को किसी लीडर को सुधारना हो तो कौन-सी ऐसी 2-3 बातें हैं जो वो ध्यान में रखें? सच कहूँ तो जगदीश जी, मैं अपनी क्लास के अंदर है ना,
सबसे कम बोलता था और हमेशा नीची नज़रें रहती थी। अच्छा, और मैं नीची नज़रें हमेशा इसलिए करके रखता था कि कोई टीचर मेरे से कोई क्वेश्चन ना पुट अप कर ले। अच्छा, हाँ, तो संकोची स्वभाव का हुआ करता था। लेकिन जब मैं इस बिज़नेस में आया तब पता चला दिस इज़ द टॉकिंग इंडस्ट्री, ये तो बोलचाल की इंडस्ट्री है, यहाँ पर तो बोलना ही पड़ेगा। सही। और धीरे-धीरे करके मुझे याद है कि पहली बार मेरे गुरुदेव ने मुझे बोला कि दिनेश जी, कल आपको प्रोग्राम की शुरुआत करनी है। हुँ, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ और कि मुझे मौका मिला है और अ, इतने सारे लोगों के बीच में पहली बार स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा। तो रात को मैंने एक बुक थी जुड़ो, जोड़ो और जीतो, उसका एक चैप्टर था समय की आज़ादी, उसको पूरा रट्टा मारा और फिर मैं दूसरे दिन माइक लेके स्टेज पे पहुँच गया और जैसे ही मैंने आगे देखा तो आँखों के आगे अंधेरा छा गया, कुछ दिखाई नहीं दिया। हाथ-पैर काँपने लग गए थे, ज़ुबान सूख चुकी थी और नीचे से मेरे को लोगों ने प्रेरित किया, जय आरसीएम, जय आरसीएम। तो उस समय पर मेरे को इतना कॉन्फिडेंट आया कि यार अब तो मुझे बोलना चाहिए और मैं बोला और जब मैं बोला ना तो फिर मैं रुका ही नहीं। तो वहाँ से फिर मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंट आया कि लोगों को प्रेरित करने के लिए ना आपको पहल करनी पड़ेगी। अच्छा जी। 90% लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। 90% लोग किसी को लीड होते हुए देखना चाहते हैं किसी की नज़र से। जी, तो आपको पहल करनी पड़ेगी। आप पहल कीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए। आपको ये नहीं देखना है कि भई मैं कुछ भूल तो नहीं जाऊँगा। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाले को नहीं पता आप क्या बोलने वाले हो। जी, ये समझ लो। और दूसरा आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए और जी। प्रोग्रामों में स्टेज पर यदि अच्छा परफ़ॉर्मेंस करना है ना, तो उसके लिए मेरी अपलाइन ने मुझे एक बहुत अच्छा विचार दिया था कि जब भी प्रोग्राम हो आधा घंटा पहले पहुँचिए। अच्छा, ओपनिंग करने वाले क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन करने वाले क्या बोलते हैं, इनकम प्रेजेंटेशन में क्या बोला जाता है, मार्केटिंग प्लान पे क्या बोला जाता है, एक लीडर की बॉडी लैंग्वेज कहाँ है, वो कब आवाज़ करता है, आई कॉन्टैक्ट कैसे मिलाता है। तो वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल महसूस करेंगे ना, तो आप एकदम ऑडियंस को कन्वर्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जी। तो स्टेज परफ़ॉर्मेंस तो सर मेरे जैसा लड़का कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है, मैं तो ये मानता जी, 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 बहुत बढ़िया सर। ऐसा ही सर मेरे साथ हुआ था। हूँ। जी। जब नई-नई जॉइनिंग हुई, तो अपलाइन ने बोला कि भई आपको थोड़ा-सा मौका मिलेगा। अब हम तो कभी स्टेज पे गए ही नहीं, ना स्कूल लाइफ़, ना कॉलेज लाइफ़। अब एकदम माइक हाथ में आए तो एकदम ऐसे हाथ काँपे और मैंने तो बोल दिया था सर कि भई मैं ये नहीं करूँगा चाहे कुछ भी करवा लो। पर ये काम ही स्टेज का है तो बस कर दिया। जी। डर तो हमें भी लगा था, गला हमारा भी सूखा था पर जी, कर दिया कर दी। और बस करते-करते ही सब हो जाता है, कभी ना डर कभी के तो। आगे जीत है सर, डर राइट। को निकाल दिया ना तो आपकी जीत पक्की है। जी, जी। जी। ये पलो बहुत बढ़िया सर, बड़ा अच्छा लगा सर। ये कहानी तो हमारी मिलती है। जी, जी, जी। चलिए सर आगे चलते हैं। सर लोग बोलते हैं आरसीएम में ना घूमने का बहुत मौका मिलता है जी, और देश भी, विदेश भी। तो दिनेश जी कहाँ-कहाँ गए हैं ट्रैवलिंग के लिए? जी। कुछ शहरों के नाम बता दीजिए। क्या विदेश भी जाने का मौका मिला है? जगदीश सर इस बिज़नेस में जब मैं आया था तो उससे पहले मैं कहीं घूमा ही फिरा ही नहीं था मैं। अच्छा, मैं जिस गाँव में था वहाँ से थोड़ा-सा आगे एक पहाड़ होता था तो मैं यही सोचा करता था ये पहाड़ तक ही दुनिया है और कुछ है ही नहीं। अच्छा। उसके बाद में फिर मैं जॉब करने के लिए गुड़गाँव सिटी आया तो यहाँ पर जब दुनिया देखी, उसके बाद में जब आरसीएम बिज़नेस में आया, हुँ। तो आरसीएम बिज़नेस से पहले मैं कहीं घूमा-फिरा नहीं। अच्छा, लेकिन आरसीएम बिज़नेस जैसे ही आया तो इस कहते हैं कि ये बिज़नेस आपने शुरू ज़रूर गुड़गाँव से किया है, लेकिन ये बिज़नेस बीज गुड़गाँव में डालोगे तो इसका अंकुर आपका कहीं दूसरी जगह पे फूटता है। तो मेरा अंकुर फूटा जाके आसाम के अंदर। अच्छा, अब आसाम के अंदर एक शुरुआती दौर में साथी थे, उनके साथ में स्टार्टिंग करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि आसाम में मैं अपने काम को बढ़ा सकता हूँ। तो पहली बार मैं जनरल डब्बे के अंदर 52 घंटे की यात्रा करके आसाम गया था सर, अच्छा, लोकल ट्रेन के अंदर। अच्छा, 4 दिन लगे थे और वहाँ फिर मैंने देखा कि यार यहाँ पर तो खाना-पीना भी अलग होता है क्योंकि वहाँ पर तो कुछ अलग ही खाते रखे। अभी खान-पीन अलग, रहन-सहन अलग, ट्रेन के अंदर इतनी लंबी यात्रा पहली बार की थी। लेकिन वहाँ के लोगों से मिला, वहाँ का कल्चर देखा, वहाँ के लोगों की मेहनत देखी, तो पता चला कि वाक़ई में या इस बिज़नेस के माध्यम से हम पूरे भारत के अंदर घूम सकते हैं। और वहाँ से फिर नौगाँव और अलग-अलग डिस्ट्रिक्टों में बिज़नेस गया। धीरे-धीरे वहाँ से मैंने कई 2-3 रॉयल्टी सीरीज़ तैयार किए थे और उसके बाद में फिर तो घूमने-फिरने का सिलसिला चालू हो गया। फिर बिहार भी, यूपी भी, हरियाणा भी, एमपी भी, झारखंड भी, कई स्टेटों के अंदर जाने का मौका मिला और ये बिज़नेस वाक़ई में आपको पूरा हिंदुस्तान ही घुमाएगा और नॉट ओनली इन हिंदुस्तान आने वाले समय के अंदर आपको विदेशों की भी यात्रा करेगा। एक बार मौका मिला विदेश जाने का लेकिन उसी समय पर कोरोना आ गया था। तो हमारा टिकट भी वहीं की वहीं रह गया। अच्छा। तो लेकिन
आने वाले भविष्य के अंदर बहुत बड़ी संभावना है सर, और आम आदमी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल घूमेंगे सर, मिलके साथ घूमेंगे पूरा हिंदुस्तान और देश-विदेश भी। चलिए आगे चलते हैं सर। बोलते हैं लोग आरसीएम से सपने पूरे होते हैं, तो दिनेश जी का लाइफ में क्या-क्या बदलाव आया है सर आरसीएम से? आरसीएम बिजनेस सपनों को पूरा करने का ही एक रास्ता है। चलिए, आम आदमी के पास में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जो उसके सपनों को पूरा कर सके। जी, पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन सपने पूरे नहीं हो सकते। और आरसीएम बिजनेस में हम आए ही थे सपनों को ही पूरा करने के लिए। राइट। तो आरसीएम बिजनेस से तो मेरे सर वो सपने भी पूरे हुए जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे। जी, मैं इस बिजनेस में जब आया था तो उससे पहले पहली बार मैं गुड़गाँव सिटी के अंदर किराए के मकान में रहा था। अच्छा, तो सपना बना था कि भई आने वाले समय में क्या कभी हमारा गुड़गाँव जैसी सिटी में मकान हो सकता है क्या? सही बात। एक किराए के मकान से शुरू किया था। अब धीरे-धीरे आरसीएम बिज़नेस में अच्छा लेवल भी तैयार हुआ, अच्छी इनकम तैयार हुई, और आज गुड़गाँव की सबसे जो महँगी सिटी है, जो सबसे महँगा सेक्टर है, सेक्टर 99 द्वारका एक्सप्रेसवे। अच्छा जी, जहाँ से एयरपोर्ट की जो दूरी है लगभग-लगभग 10-12 किलोमीटर की है। अच्छा जी, तो उस द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज मेरा खुद का फ्लैट है, और वहाँ पर उसका रेंट भी मेरे को आता है। आज हम मकान मालिक बन चुके हैं। अच्छा जी, और जब मैं इस बिज़नेस में था तो सर 5 साल मैंने नौकरी की, 5 साल नौकरी के पैसे से मैं साइकिल तक नहीं खरीद पाया था। आरसीएम बिज़नेस में मुझे बताया गया जिस दिन आप टेक्निकल अचीवर बनोगे ना, तो टेक्निकल अचीवर बनने के बाद में आपके पास में सबसे पहले बटुआ गाड़ी आएगी। हमको बटुआ गाड़ी बताई गई थी। तो बटुआ गाड़ी को बोला करते थे अल्टो कार। अच्छा। तो जब मैं टेक्निकल अचीवर बना तो मेरे पूरे खानदान में सर किसी के पास में फोर व्हीलर कार नहीं थी। हाँ, तो पहली बार मुझे आरसीएम बिज़नेस के माध्यम से जब मैं टेक्निकल अचीवर बना तो अल्टो कार मेरे घर के अंदर आई। उसके बाद में जब स्टार एम्ब्राल का लेवल आया तो फिर मेरे पास में डिज़ायर, स्विफ्ट डिज़ायर मैंने कार ली, और अभी इस साल के अंदर मैं तीसरी गाड़ी का यदि ख्वाब देख पा रहा हूँ, यदि तीसरी गाड़ी आने वाली है ड्यू टू आरसीएम में। सही बात। मेरी वाइफ़ गाँव के एरिया से रहने वाली थी। मिट्टी का एक मकान था, एक ही कमरे के अंदर वो रहा करते थे, पूरा फैमिली वगैरह, बच्चे वगैरह सब कुछ। तो जब मेरी शादी हुई थी तो बिल्कुल गरीब फैमिली थी। तो आरसीएम बिज़नेस आया तो मेरे दिमाग में विचार आए थे कि इसके तमाम सपनों को मैं पूरा करूँगा। और आज हिंदुस्तान की कई स्टेटों के अंदर मैं उसको घुमा के लेके आया हूँ। गोवा गए हम, दार्जिलिंग गए, मुंबई गए बीच के अंदर, है ना? अ, बहुत सारे हिंदुस्तान के जो पर्यटक स्थल हैं, मतलब ऐसा कोई स्थल नहीं होगा शायद जहाँ पर वो नहीं जा पाई हों, और ज़्यादातर हम एरोप्लेन के माध्यम से यात्रा करने गए हुए हैं। तो सपनों को तो बहुत पूरा किया आरसीएम ने, और अब मेरा बहुत जल्दी एक सपना है कि भई मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों को, अपने बच्चों को भी एरोप्लेन की एक बार यात्रा मुझे ज़रूर करानी है, ताकि बहुत बढ़िया। उनके भी सपने जागते, सही उनके भी सपने बड़े बिल्ड हों। सही बात। सपनों को तो पूरा आरसीएम बिज़नेस उनको भी करेगा सर जो आपने देखे भी नहीं है। बहुत ऐसे तमाम सपने जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। सही बात। सर चलिए अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सवाल आपके जो सेशन है उमेश कुमार जी अमरोहा से पूछ रहे हैं सर, युवा लीडर हैं। सर स्टूडेंट के लिए आरसीएम कैसे सपोर्ट कर सकता है? जब फैमिली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, बहुत ज़्यादा पॉकेट मनी भी ना हो, तो वो कैसे काम करें स्टूडेंट? उमेश जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये उमेश जी का ही सवाल नहीं है, हिंदुस्तान के काफ़ी युवाओं का ये सवाल है। और इस समय पर युवाओं को एक दिशा की बहुत ज़बरदस्त, मतलब अ, एक एक प्रकार से हम बोलें कि एक दिशा लेने की बहुत आवश्यकता है। एक्चुअल में आज हम पढ़ाई-लिखाई किस लिए कर रहे हैं कि अपने करियर को बेस्ट बनाने के लिए। सही है। और करियर के लिए हमारे पास में 3 मुख्य चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए कि भई जीवन में लगातार बढ़ता हुआ पैसा आना चाहिए, उनका जो लाइफ़स्टाइल है वो बदलना चाहिए। और दूसरा एक करियर के लिए चाहिए कि उनका जो पोटेंशियल है अंदर जो, वो ज़माने को दिखना चाहिए कि हम भी कुछ हैं। अब एक व्यक्ति जॉब में काम तो कर रहा है, पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन वो चाहकर भी अपने पोटेंशियल को ज़माने के सामने पेश ही नहीं कर पा रहा। अब मैं कुछ कंपनी में करना चाहता था, मैं मेहनत भी खूब कर रहा था, लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही थी, लेवल नहीं बढ़ रहा था, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक आम आदमी के लिए, आरसीएम बिज़नेस एक युवा के लिए एक ऐसा असीम वरदान देता है कि भई आप अपनी चाहतों के आधार पर यहाँ से ग्रैब कर सकते हो। राइट।
वो आपके पोटेंशियल के ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हो, उतनी मेहनत के आधार पर इनकम कमा सकते हो। जी, और तीसरा एक चाहिए करियर के लिए कि भाई आपने जो मेहनत की है, उसका परिणाम आने वाले आपके समय में बच्चों को ही मिले, आपके भविष्य को मिले, आने वाली पीढ़ी को ही मिले। राइट। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आज एक नई शिक्षा की ज़रूरत है, नई अवेयरनेस की ज़रूरत है, नए माहौल में जाने की ज़रूरत है। और रही बात पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखा है सर, जिन युवाओं ने अपना करियर बनाया है इस डायरेक्ट सेलिंग में, पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ बनाया है, तो जिनकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, तो उन्होंने अपने खर्चे ना खुद के दम पर निकाले। हुँ, हुँ। अम, अपनी टाइगर टीम में एक लड़की थीं, जो एम्बराल्ड के लेवल पे थीं और वो हमेशा अपनी ट्रेनिंगों में एक बात बोला करती थीं कि भई मैं अकेली थी, कुँवारी थी, शादी नहीं हुई थी और घर में कोई कमाने वाला नहीं था। लेकिन मुझे आरसीएम समझ में आ गया और मैंने इस काम को करना शुरू किया। तो शुरू में बहुत सारे चैलेंज आते थे। मीटिंग में ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए मेरे पास में पैसा नहीं होता था। तो जब सेमिनार होता था, मुझे पता है गुड़गाँव तक जाने में ₹250 इधर से लगेगा, ₹200 उधर का खर्चा लगेगा और फिर पूरे दिन का भी खर्चा। तो ट्रेनिंग सेमिनार होने से पहले 3-4 दिन पहले वो रिटेल किया करती थीं। वो अपनी स्टोरी में बताती हैं कि भई मैं वूमेन को बेचा करती थी, 2-2 3-3 डब्बों को निकाल कर मैं अपनी ट्रेनिंग का पैसा निकाला करती थी। तो जिसके अंदर भूख है ना, वो रास्ता अपना कैसे भी निकालेगा। लेकिन उसे मुझे लगता है कि जिसको सीखना है, तो सर उसको तो रास्ता निकालना आना चाहिए। सही है। तो सर यहाँ मैं रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही था जी, और कहीं मैंने पढ़ा था किसी किताब में कि आज की डेट में युवा के पास डिग्री तो है, पर स्किल नहीं है। जी, उन्हें इंटरव्यू देने के लिए बाहर भेज दिया जाए तो वो अटक जाते हैं, वो बात ही नहीं कर पाते। जी, तो नॉलेज तो है, पर स्किल्स नहीं है। वो कई बार बात नहीं कर पाते, उनकी पर्सनैलिटी डर लगता है उन्हें इंटरव्यूज़ में, हाथ काँपते हैं, पता नहीं क्या पूछ लेंगे। जबकि वो इंटरव्यू में कोई बाहर के क्वेश्चन तो कोई पूछेगा ही नहीं, जी। तो वो डर है। और स्टूडेंट के डर को निकालने के लिए, पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया कुछ काम हो ही नहीं सकता। नहीं सकता, बिल्कुल राइट। तो लोग कोर्स करते हैं, मैं पढ़ रहा था, बड़ी महँगी फीस है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स की और मैं कह रहा हूँ वो तो हम फ्री में सिखा देते हैं। जी, यहाँ तो शुरुआती स्टेज पे बोल देते हैं, भई चल स्टेज पे जा, जी, बात करना। जी, तो मैं शुरुआत में अट्रैक्ट भी इसलिए हुआ था कि स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी, मैं स्टेज पे बात करूँगा। हुँ, तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा एक एक्साइटमेंट था कि यार स्टेज पे जाऊँगा, लोग मुझे सुनेंगे। जी, तो स्टूडेंट को तो मेरे हिसाब से करना चाहिए। और एक और क्वेश्चन है, ये भी एक स्टूडेंट हैं सर, जी, पर ये मेडिकल स्टूडेंट है, जी, डॉक्टर इशिका। जी। दिल्ली से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है सर, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आरसीएम में क्या है? मेडिकल स्टूडेंट के लिए तो आरसीएम बिज़नेस में बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है इस समय, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी। एक्चुअल में अभी डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। राइट, अभी जो मार्केट चल रहा था, अब तक वो चल रहा था इलनेस मार्केट राइट, और अब जो मार्केट आ रहा है, वो आ रहा है वेलनेस मार्केट। बिल्कुल सही है। इलनेस मार्केट क्या होता है कि बीमार होने के बाद में इलाज करवाना अच्छा जी, और वेलनेस मार्केट होता है बीमार होने से पहले ही उसका उपचार करना। अच्छा। अब लोग अवेयर हो रहे हैं, हुँ, हुँ, अब लोग हेल्थ के प्रति सीरियस हो रहे हैं। राइट, आपने देखा होगा सुबह मॉर्निंग में 4-5 बजे लोग जॉगिंग करने जाते हैं, जी, है ना? योगा करते हैं। वो किस लिए? क्योंकि वो हेल्थ के प्रति अभी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी है। जी, तो अभी डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिज़नेस में न्यूट्रिएंट्स एक ऐसा प्रोडक्ट आया हुआ है जो दुनिया का सबसे सस्ता न्यूट्रिएंट्स है एक तो और दुनिया का सबसे बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स आरसीएम बिज़नेस के पास में है। तो इस समय पर मुझे लगता है कि मेडिकल लाइन वालों के लिए इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी अभी कोई हो नहीं सकती क्योंकि अब लोग वेलनेस प्रोडक्टों की तरफ आकर्षित ज़्यादा हो रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दी और कोरोना काल के बाद में तो न्यूट्रिएंट्स की अवेयरनेस समाज के अंदर बहुत ज़बरदस्त आती की। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है और इसको तो शिद्दत के साथ में अभी डेप्थ में जाना चाहिए वेलनेस इंडस्ट्री। राइट। एक बुक है सर, बुक का नाम है वेलनेस करके बुक है एक, स्वास्थ्य क्रांति। स्वास्थ्य क्रांति। जी, पॉल जेन पिल्जर जिसके राइटर हैं, वो बोलते हैं नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो है ये रहने वाली है वेलनेस। वेलनेस की। और कोविड के बाद, जी, आफ्टर कोविड लोगों ने अपने इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान करना चालू कर दिया है। जी, और इम्यूनिटी बूस्टर्स पता नहीं लोग क्या-क्या यूज़ करते हैं, पर आरसीएम में तो बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं जो हमारे औषधालय के काम कर सकते हैं, हमारे घर से ही उन्हें हम ले सकते हैं, तो बढ़िया काम हो सकता है। बहुत बढ़िया। और जब मैं बड़े शहरों में जाता हूँ सर, मैं दुबई भी जाने का मौका मिला, तो वहाँ मैंने वेलनेस सेंटर्स देखे। जी, अभी तक तो मैं डॉक्टर के क्लिनिक देखता था, पर दुबई के अंदर
या गुड़गांव में मैं गया, मेट्रो सिटी है, तो वहाँ वेलनेस सेंटर खुले हुए हैं। अब तो हर मेगा सिटी के अंदर वेलनेस सेंटर्स। जी, 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 जी। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है सर, वेलनेस सेंटर्स। तो लोग लगे हुए हैं सर। जी, चलिए, तो बहुत बड़ा वरदान है मेडिकल स्टूडेंट्स। जी। और एक बहुत बढ़िया लीडर हैं सर, बबलू चौधरी जी। जी। टप्पल से एक सवाल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। सर अपलाइन बोलते हैं फॉलो द सिस्टम। व्हाट इज़ द सिस्टम? बहुत बढ़िया सवाल किया है बबलू जी ने। अपलाइन बोलते हैं फॉलो द सिस्टम। पहले हम एक बात और चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अपलाइन सिस्टम को फॉलो करने के लिए क्यों बोलती है? हाँ, बात तो सही है। अपलाइन बार-बार बोलती है मीटिंगों में कि भई फॉलो द सिस्टम, हम फो सिस्टम का फॉलो क्यों करें? तो पहले हम इसकी जड़ तक जाते हैं कि सिस्टम को फॉलो क्यों करना चाहिए हमें? जी। मैं आपसे एक जनरल सवाल करता हूँ, जैसे हुँ, हुँ। हम इस सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। राइट। कल आप और हम चले जाएँगे, बिल्कुल सही। लेकिन हमारे जाने के बाद में ये जो बिज़नेस है इसको कौन चलाएगा? नेक्स्ट पीढ़ी चलाएगी सर। है ना? नेक्स्ट पीढ़ी चलाएगी। अब नेक्स्ट पीढ़ी तक ये कब पहुँचेगा? नेक्स्ट पीढ़ी को पहुँचाने के लिए इसमें एक सिस्टम चाहिए, राइट। है ना? आपके और हमारे जाने के बाद में मैं देख पाता हूँ हमारे बीच में आरसी बिज़नेस सबसे बड़ी पिन के मालिक हैं मिस्टर रवि ऑफ़ी शर्मा जी। राइट। तो रवि जी के पिताजी ने शुरू किया, वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज रवि जी को बहुत अच्छी इनकम आ रही है, बहुत अच्छा लेवल है। तो सही। उनका बिज़नेस इस लेवल तक कौन लेके आया? वो लेके आया सिस्टम, सिस्टम। बिल्कुल सही। है ना? तो मुझे लगता है कि हमें इसलिए सिस्टम का पालन करना चाहिए क्योंकि कल हमें क्या हो जाए हमें नहीं पता। लेकिन पैरेलल में जो हमारे बिज़नेस को चलाएगा उसका नाम है सिस्टम। तो सिस्टम की एक लाइन में यदि डेफिनिशन दी जाए, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझते हैं। सिस्टम है BTFUZ। B फॉर बुक्स, T फॉर टेप, F फॉर फंक्शन, U फॉर अपलाइन, Z फॉर ज़ूम मीटिंग। तो ये बिल्कुल हम यदि सिस्टमैटिक तरीके से टीम में लागू करते हैं, तो वो एक सिस्टम बनता है। राइट। तो हम ना भी रहेंगे तो भी ये सिस्टम काम करेगा और वो सिस्टम हमारी पीढ़ियों तक जाए। सही बात है। तो आप ये कह रहे हैं अगर पैसिव इनकम चाहिए जी, और नेक्स्ट जनरेशन को इनकम पहुँचानी है तो फॉलो द सिस्टम। फॉलो द ठीक है। हमें अपना माइंड नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो सिस्टम काम करता है। जी। और एक युवा और हैं, जितेंद्र गोला जी, आगरा से। वो पूछ रहे हैं सर, डायरेक्ट सेलिंग में खुद को एक बड़ा ब्रांड कैसे बनाएँ? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अ, गोला जी ने बहुत सवाल अच्छा किया है और बड़ा ब्रांड बनने के लिए ना सबसे पहली इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने आप को बड़ा अचीवर बनाना। सही बात है। और बड़ा अचीवर हम कब बन सकते हैं? बड़ा अचीवर हम तब बन सकते हैं जब कभी हम किसी बड़े ब्रांड, जो ब्रांड है ऑलरेडी, हम ओके। उसका अनुसरण करें को। सही। वही हमें एक नेक्स्ट ब्रांड के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। तो 100% यदि हम लोगों ने सबमिशन दे रखा है, यदि हमने अपना कोई गुरु मान रखा है, उसको आपने यदि सरेंडर कर रखा है कि सर मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, ओके। तो वो तो आपको सर अपनी मुझे तरफ लगता है नेक्स्ट कि ये ब्रांड के सबसे रूप में फ़नी कन्वर्ट कर बहाना सकता सुना है। मैंने आज तो तक। ब्रांड और बनने का वैसे बिल्कुल भी सिंपल सा लॉजिक कामयाब है, होने से 100% बचने अपलाइन को के समर्पण कर दीजिए बस। ओके। बस। तो आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें फॉलो द ब्रांड करना पड़ेगा। जैसे आप ब्रांड मानते हो पहले उन्हें फॉलो करिए, एक दिन आप भी बन जाएँगे। आप चलिए, ठीक है सर। अ, चलिए सर थोड़ा आगे चलते हैं। अगर हमें दिनेश चंद जी की तरह सफलता पानी हो, तो ऐसे कौन से 3 काम करने होंगे जो करने ही करने होंगे? और ऐसे 3 काम कौन से होंगे जो छोड़ने ही पड़ेंगे अगर दिनेश चंद जी के लेवल पे जाना है? बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। मैं अपनी तरफ से इसका जवाब दे रहा हूँ। यदि अ, मेरी तरह बनना है या फिर मतलब सिर्फ़ मैं अपने नाम को नहीं ले रहा हूँ, मैं एक लेवल को ले रहा हूँ कि यदि इस लेवल पे पहुँचना है, राइट। तो इस लेवल पे पहुँचने के लिए आपके पास में सबसे पहले सपनों की एक लिखित लिस्ट होनी चाहिए। ओके। आपकी ड्रीम्स बुक होनी चाहिए। जीवन में आपके सपने ही आपको एक ईंधन का रोल अदा करेंगे। सही है। तो सबसे पहले लिखित सपनों की एक लिस्ट बनाएँ। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी फिर उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। जो आपने गोल बना दिया, जो आपने सिस्टम बना दिया, जो आप लक्ष्य लेके चल रहे हो, उसके ऊपर हालात फिर चाहे कैसे भी रहें, आपको लगातार चलना होगा। फिर ऐसा नहीं है कि भई कभी काम किया, कभी रुक गए, कभी हालात ठीक रहे तो कर लिया, नहीं रहे तो ठीक नहीं रहा। और तीसरा कि अपनी अपलाइन के प्रति 100% आपको समर्पण वहाँ पे रखना पड़ेगा। जी। जैसा अपलाइन बोलती है एज़ इट इज़ करना पड़ेगा। अपलाइन के आगे हमें फिर अपना माइंड नहीं लगाना है। अपलाइन ने प्लानिंग बना दी, तो निश्चित है कि भई अपलाइन ही मुझे वहाँ तक लेके जा सकती है।
जी। जो काम मुझे छोड़ने हैं, सबसे पहले तो आपको अपने अंदर का है ना भय निकालना पड़ेगा। अपने आप को पहले तो कमज़ोर ना समझें। राइट। परमात्मा ने आपको यूनिक बनाया है, आप जैसा इस दुनिया में कोई है नहीं। आप जो कर सकते हो वैसा कोई कर नहीं सकता। राइट। तो अपने दिमाग में ना अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर ना समझें कि आप बहुत मज़बूत हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जी। पहली चीज़ अपने दिमाग में डालें कि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ और मैं जीत के दिखाऊँगा। दूसरा, आपके दिमाग में यदि छोटे-छोटे से डर हों, तो उन डरों को निकाल कर फेंक दीजिए। डर के आगे ही जीत होती है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अ, कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना करें बस। कुछ लोग काम करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी रुकते हैं, कभी चलते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी ही उनको पीछे रखने का कारण बनती है। बाकी की सिस्टम में कोई फ़ॉल्ट नहीं है, सिस्टम तो लगातार ग्रो कर। तो सर ये हमारे प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट रहता है और इसमें रैपिड फायर क्वेश्चन होते हैं, आपको चुटकियों में जवाब देने हैं सर। जी, अ, दिनेश चंद जी की फेवरेट बुक कौन-सी है? बिज़नेस स्कूल, एक अजीब-सा बहाना जो किसी ने मना करने के लिए बोला हो? प्रोग्राम मैनेज से। हाँ जी, हाँ जी। मेरी बीवी बीमार हो जाती है, बुखार आ जाता है उसको, जब भी मैं प्रोग्राम में आता हूँ। चलिए, डायरेक्ट सेलिंग को लेके लोगों का सबसे बड़ा मिथ यानी भ्रम कौन-सा है? ये आसान सा काम है और बिना कुछ किए मिल जाएगा यहाँ पर कुछ। ओके। सुबह की एक आदत जिससे किसी भी लीडर का दिन अच्छा हो सकता है। रोज़ 30 मिनट तक किताब पढ़ना। ओके। जब दिनेश जी निराश होते हैं कभी-कभी तो खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं? आसान सा रास्ता अपनी ड्रीम बुक को ओपन करके बैठना। ओके। आरसीएम में कामयाबी का कोई एक मंत्र? अपनी अपलाइन पे 100% फ़ेथ करना, आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन-सा है और क्यों? जो आपको फ़ाइनेंशियल, हेल्थ और वेल्थ दोनों दे। प्रोडक्ट का नाम और बता दें सर? गामा, गामा ओरिजिनल, ओके। सबसे बड़ी गलती जो लीडर से जाने-अनजाने में हो जाती है? अपना दिमाग लगाना। ओके। दिनेश जी के रोल मॉडल कौन है? आशीष सर और रामकिशन जी। ड्रीम डेस्टिनेशन विद टीम? थाईलैंड डेज़र्ट्स की सफारी यात्रा करना और बुर्ज खलीफा के अंदर काउंसलिंग करना लीडर्स के साथ। अभी तक की सबसे यादगार यात्रा कौन-सी है? गोवा, दिनेश जी आरसीएम में ना होते तो क्या करते? जॉब। ओके। चलिए सर लास्ट में आ गए हैं हम। 2025 हमने किताबों में पढ़ा है, आर्टिकल्स पढ़े हैं, बड़े-बड़े लीडरों की ज़ुबान से सुना है। तो 2025 क्यों ख़ास है? और यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग का, आरसीएम का क्या भविष्य दिनेश जी देख रहे हैं? अ, सच कहूँ जगदीश सर जब हम आरसीएम बिज़नेस में आए थे, उस समय से ही हमें इसका भविष्य दिखाया गया था। शुरुआती दौर में मैंने एक बुक पढ़ी थी, नए ज़माने का नया बिज़नेस। पेज नंबर 49 पे उन्होंने एक बात लिखी थी कि आने वाले 2025 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग का भारत में बहुत बड़ा बूम आएगा। ओके। उस समय पर लिखा था उस किताब के अंदर कि जैसे आज एक पिता अपने बच्चे से बोलता है कि बेटा बीकॉम कर ले, है ना? 10-20 हज़ार रुपए कमाएगा, घड़ी-टेबी की दुकान लगा ले, 15-20 हज़ार रुपए की इनकम कमा लेगा। लेकिन साल 2025 के बाद में एक पिता अपने बेटे से कहेगा कि बेटा डायरेक्ट सेलिंग कर दे, 2 साल में लाखों रुपए कमाएगा। तो एक बहुत बड़ा भविष्य हमें उस समय पर नज़र आता था, ये 2025 के बाद में चीज़ें बदलेंगी। जी। क्योंकि 2012 और 13 के बीच में ना हमारे पास में 2 चीज़ों की बड़ी समस्याएँ थी। एक तो थी सामाजिक मान्यता का अभाव और दूसरा था सरकारी मान्यता का अभाव। तो 2012-13 के बीच में आप भी थे, हम भी थे, गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ी और जयपुर के उद्योग मैदान में 9 महीने लगाने के बावजूद हम वहाँ से गवर्नमेंट से गाइडलाइंस इश्यू करवा के आए थे। 2016 में केंद्र सरकार से गाइडलाइंस ली थी, उसके बाद में फिर 2020 और 21 के अंदर कानून बन गया था। राइट। तो अब सरकार इसके फ़ेवर में आ चुकी है। ओके। और अब जो दूसरी सबसे बड़ी घटना घटने जा रही है पूरे भारत के अंदर इसी साल के अंदर, वो है सामाजिक मान्यता का जो अभाव था, वो अभाव दूर हो जाएगा। ओके। तो मेरे मुझे जो लगता है कि इस साल के अंदर जिन साथियों ने अपनी पूरी अक्षमता के साथ में, अपनी पूरी एनर्जी के साथ में जिस जितनी जगह पर बीज डाल दिए, वो उतना एरिया वो कवर कर जाएंगे क्योंकि आने वाले भविष्य के अंदर उनका बहुत बड़ा साम्राज्य होगा। निसंदेह जो आज मेहनत कर रहे हैं, उनको ये परिणाम 2027, 28, 29 और 30 में उनको बहुत बड़े भविष्य के रूप में नजर आएंगे। मुझे लगता है कि जो मेहनत साल 2001, 2, 3 में जो हमारे कोर लीडर हैं जिन्होंने की थी, उतने कम समय के अंदर आज की डेट में जो मेहनत कर रहे हैं, जो उन्होंने 20-25 साल में पाया है, अब आने वाले समय के अंदर वो साथी 5 साल, 10 साल के अंदर पा सकते हैं। तो ये समय मेहनत करने का है क्योंकि इस साल बहुत सारी घटनाएँ घटेंगी। गवर्नमेंट की जो केपीएमजी की रिपोर्ट है, फिक्की की रिपोर्ट है, 64,500 करोड़ का उन्होंने टर्नओवर बताया था और अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि लगभग 32 और 33 हज़ार के बीच में टर्नओवर हुआ था थोड़े समय पहले।
तो जो 25 साल में घटना घटी है, वो अगले केवल 1 साल में घटने जा रही है। तो यानी कि 200% की गुना की वृद्धि। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और इस समय पर भविष्य बहुत उज्ज्वल है। अभी तो मुकेश जी कोठारी बोलते हैं कि अभी जो असली प्रोडक्ट हैं, डायरेक्ट सेलिंग में जो आने हैं, वो सर्विस सेक्टर के प्रोडक्ट, वो अगले 2-3 सालों में आएँगे। तो फ़ायदा वो लोग उठाएँगे जिनका बड़ा नेटवर्क होगा, फ़ायदा वो लोग उठाएँगे जिनके ज़्यादा स्टेशन होंगे, फ़ायदा वो लोग उठाएँगे जिनकी टीमों में लीडर विकसित होंगे। तो पूरी मुझे लगता है कि अब हमें कमर कस के मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है। बहुत बढ़िया सर। बहुत उज्ज्वल भविष्य हमारा इंतज़ार कर रहा है सर। जी, थैंक यू सर। तो सर बहुत अच्छा लगा सर। अचीवर टॉक शो पर आप आए, आपका बहुत-बहुत आभार सर। और क्या कहना चाहेंगे सर पूरे हिंदुस्तान से अचीवर टॉक शो के बारे में? थैंक यू जगदीश सर, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया और मैं तो सभी व्यूअर्स और जितने भी लिसनर हैं, मैं सभी से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ये जो आज जगदीश सर ने अपना चैनल चलाया है, इस चैनल को हमें हिंदुस्तान के हर साथी तक पहुँचाने की बहुत आवश्यकता है, ताकि डायरेक्ट सेलिंग की सही और संपूर्ण जानकारी उनको मिल सके। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाने में मदद कीजिए। और मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ आपका जगदीश सर, आपने मुझे यहाँ इस मुहिम के अंदर शामिल करने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर।